हेलो बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 9 की विज्ञान के पाठ्यक्रम में पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और हमारा जो पहला अध्याय है वह है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे चारों ओर के परिवेश में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी क्या अवस्थाएं होती है भौतिक रूप से, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और भौतिक अवस्था पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम यह पढ़ चुके हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है और पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है उन कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं। फिर पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है यह हम पढ़ चुके हैं कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में पदार्थ पाया जाता है। पदार्थ में अवस्था परिवर्तन भी होता है, तो वह अवस्था परिवर्तन कौन कौन सा होता है? ठोस पद से द्रव में, द्रव से गैस में। यह जो अवस्थाएं हैं एक दूसरे में परिवर्तनीय होती हैं। कारकों के प्रभाव पर यह अवस्था निर्भर करती है कि कौन से कारक की मात्रा कितनी होती है। जैसे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें मुख्य है तापमान। तापमान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे ही पदार्थ की अवस्था ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे हम कम करते हैं तापमान को तो वह गैस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं और यह जो पदार्थ का गुण होता है उस गुण को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में बदलने का गुण जो है वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है और फिर गैस अवस्था से सीधे ठोस में परिवर्तित होने का गुण निक्षेपण कहलाता है। दाब परिवर्तन का भी प्रभाव ठोस की पदार्थ की अवस्थाओं पर पड़ता है। दाब को बढ़ा करके हम किसी भी गैसीय पदार्थ को द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से फिर ठोस अवस्था में बदल सकते हैं, या दाब कम करके किसी भी पदार्थ गैसीय तरल गैसीय पदार्थ को हम वापस गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वह टॉपिक है वाष्पीकरण। बच्चों, वाष्पीकरण क्या होता है? पदार्थ जब की अवस्था बदलती है तो हम उसे ऊष्मा देते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि हमेशा किसी भी पदार्थ को वाष्प में बदलने के लिए हमेशा ऊष्मा देना पड़ता है या दाब बदलना आवश्यक होता है? हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें कोई द्रव होता है उसको बिना क्वथनांक पे पहुँचे हुए, क्वथनांक आप जानते हैं कि वह तापमान जिस पे कोई द्रव गैस अवस्था में उबलने लगता है। क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलने लगता है या उबलने लगता है, वह क्वथनांक कहलाता है। तो कुछ ऐसे द्रव पदार्थ होते हैं जो कि बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए भी कुछ द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। जल को अगर हम खुला छोड़ के देते हैं तो यह क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर गायब हो जाता है, कम हो जाता है, उड़ जाता है। तो गीले कपड़े होते हैं, इन्हें हम रख देते हैं, बाहर फैला देते हैं तो वह भी सूख जाते हैं। तो हमने यह देखा कि जल जो है वह बिना जल के क्वथनांक तक गर्म हुए भी वह वाष्प, उसमें से जल के कण हमेशा निकलते रहते हैं। तो यह जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन की परिभाषा आप बता सकते हैं कि किसी भी द्रव के बिना क्वथनांक के तापमान पर पहुँचे हुए वाष्प में बदलने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक पर पहुँचने पर तो प्रत्येक द्रव वाष्प में बदलने लगता है, लेकिन बिना क्वथनांक पर पहुँचे ही किसी द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। एक चीज़ क्लियर हुआ। दूसरी बात कि पदार्थ के कण जो पाए जाते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कण में कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा हमेशा पाई जाती है।
जो भी कण उसको बनाने वाले होते हैं किसी भी पदार्थ को, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, ठोस, द्रव या गैस में, उसमें जो कण होते हैं उनमें कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा हमेशा पाई जाती है। द्रव में जो कण उसकी बाहरी सतह पर स्थित होते हैं, बाहरी सतह का मतलब जो सतह वायुमंडल के संपर्क में होती है, उस जो सतह पर स्थित कण होते हैं उनमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वह दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो सकते हैं। जो दूसरे कण एक दूसरे खींचे रहते हैं, सतह पर पाए जाने वाले कणों में इतनी ऊर्जा होती है कि वह दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इसी प्रक्रिया को, कण जो मुक्त होते रहते हैं बिना क्वथनांक पर पहुँचे ही, द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। वाष्पीकरण को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से वह कारक होते हैं, इसको हम एक क्रियाकलाप से समझ सकते हैं कि एक परखनली में 5 ml जल लेते हैं और उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दीजिए। कहीं भी किसी बर्तन में जल ले लीजिए, कितना भी मात्रा, कुछ नाप की मात्रा रख लीजिए। तो उदाहरण के तौर पे 5 ml जल ले लेते हैं और उसे किसी खिड़की या पंखे के नीचे रख देते हैं। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं। पहली हमने परखनली ली, मतलब सकरा बर्तन, कोई गिलास ले लीजिए आप, उसमें रख दीजिए। और दूसरे में एक उतना ही जल एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख देते हैं, कटोरी में, थाली में, कहीं भी रख देते हैं। दोनों को ही हम खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं। खुली चीनी मिट्टी जो है, खुली चौड़े मुंह वाला जो बर्तन है, उसमें रखे जल को हम देखते हैं कि क्या होता है कि वह जो जल होता है, उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो जल हम उसमें रखते हैं, और रखने के साथ साथ हम क्या करते हैं कि समय भी नोट करते हैं और किस तापमान पर रखा गया है यह भी हम नोट कर लेते हैं। दोनों को एक ही तरह के तापमान में रखते हैं, एक ही तरह के बराबर समय देते हैं। तो हम कुछ तथ्य हमारे सामने प्रेक्षण देखने के बाद क्रियाकलाप, यही क्रियाकलाप हर तरह के मौसम में, गर्म मौसम में करें, ठंडी के मौसम में करते हैं, बरसात के मौसम में करते हैं, तो कुछ हमें प्रेक्षण मिलते हैं। तापमान का जो प्रभाव है, सतह के क्षेत्र का जो प्रभाव है, या वायु की जो चाल का प्रभाव है, इन कारकों का वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। वाष्पीकरण की दर जो है वह कब कब बढ़ती है? सतह का क्षेत्र बढ़ने पर, सतह का क्षेत्र बढ़ने पर। जैसे हमने एक गिलास में जल रखा था या संकरे मुंह वाले बर्तन में, और दूसरा जो है एक चौड़े मुंह वाले में, कटोरी में या चीनी मिट्टी की प्याली में, बर्तन में जल रखा था। तो एक संकरे मुंह वाले बर्तन में जल रखा था, एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में जल रखा था। उसमें हमने देखा था कि जो चौड़े मुंह वाला बर्तन होता है उसमें जल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जितना जल नाप के हमने रखा था उसमें। तो सतह का जब क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पीकरण जो है वह भी बढ़ जाता है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। किन किन कारकों से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है? सतही क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतह से होने वाली प्रक्रिया है। वही कण बाहर जाते हैं जो कि बाहरी वायुमंडल के संपर्क में होते हैं। तो यह एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़ा सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें फैला देते हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बाहरी वायुमंडल वातावरण के संपर्क में आ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वह सूख जाता है। अगर वही कपड़ा हम मोड़ कर रखें, ना फैलाएं, तो उसके सूखने में काफ़ी समय लग जाता है। इसका कारण यही है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता भी आती है।
कैसे आती है? दूसरी चीज़ और कौन से कारक होते हैं? तापमान में जब वृद्धि होती है तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि होने पर, तापमान बढ़ने पर जो पदार्थ के कण होते हैं, द्रव के कण होते हैं, उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वह उनके सतह छोड़ने की जो गति है वह भी अधिक हो जाती है। ज़्यादा संख्या में वह वाष्पीकृत होने लगते हैं। आर्द्रता में अगर कमी है, वायु में जो नमी पाई जाती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता में अगर कमी है तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु में जो विद्यमान जलवाष्प की मात्रा है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान हमारे आसपास की जो वायु होती है उसमें एक निश्चित जल की मात्रा हमेशा रहती है, जिसे जलवाष्प कहते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण कम होता है, लेकिन जब वायु में जल के कणों की मात्रा कम होती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है, और जब अधिक होता है तो वाष्पीकरण कम होता है। मतलब वायु में जल की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, वायु में जल की मात्रा कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा। वायु की गति में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और वायु के तेज होने से क्या होता है कि जलवाष्प के जो कण हैं वह वायु के साथ भी कभी कभी उड़ते रहते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, और जब आसपास जलवाष्प की मात्रा घट जाएगी तो वाष्पीकरण की दर अपने आप बढ़ जाती है। तो यह कुछ मुख्य कारक होते हैं जिनसे यह प्रभावित होता है। उनमें पहला कारक था कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर, दूसरा कारक था तापमान में वृद्धि होने पर, तीसरा कारक था आर्द्रता में वायु में कमी होने पर, और वायु की गति अधिक होने पर। 4 ऐसे कारक हैं जिनके कारण वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है। यह कम होंगे तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी, और यह अधिक होंगे तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। वाष्पीकरण के कारण शीतलता आती है। इसका मतलब क्या है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में अगर निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है तो वाष्पीकरण के दौरान जो कम हुई ऊर्जा होती है, जैसे एक कण है, उससे कोई एक द्रव किसी बर्तन में भरा हुआ है और पूरे द्रव का तापमान मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे 40 डिग्री सेल्सियस है। उसमें से एक कण जो निकल जाता है वाष्पीकरण के कारण, उसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब वह निकलेगा तो उस पूरे जल का तापमान, तो टोटल तापमान कम हो जाएगा, 50 से 48 हो जाएगा, 40 से 38 हो जाएगा। अगर पहले 40 था और 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला कण एक उसमें से निकल गया तो वह कितना तापमान बचेगा? 38 डिग्री सेल्सियस। तो वाष्पीकरण होते रहने से तापमान निरंतर, जिस द्रव से वाष्पीकरण हो रहा है, जिस सतह से, उस सतह का तापमान निरंतर गिरता रहता है। तो होता क्या है? उस तापमान को पुनः प्राप्त करने के लिए जो आसपास का वातावरण है वह उस वातावरण से ऊर्जा ले लेता है, तो वह निरंतर उसके आसपास के जो वातावरण होता है वहाँ की ऊर्जा अवशोषित होने के कारण वहाँ पे शीतलता आ जाती है। जैसे अगर हम हथेली पे एसीटोन या नाखून पालिश लगाते हैं तो क्या होता है कि वह धीरे धीरे ठंडा महसूस होता है। होता क्या है कि एसीटोन के जो कण होते हैं जब वह उड़ते हैं तो उड़ने के कारण जहाँ से उड़ते हैं वहाँ का तापमान कम हो जाता है, इसीलिए हमें ठंडक महसूस होती है। हमें जहाँ लगाते हैं नाखून पालिश वहाँ पे ठंडक लगती है। तेज़ धूप वाले गर्म दिन में के बाद जब लोग अपनी छत पर क्या करते हैं कि जल फेंक देते हैं, पानी डाल देते हैं गर्मियों में सोने के लिए छत पर। उसमें क्या होता है कि जो जल हम डालते हैं जब वह उस सतह से वाष्पित होता है तो उस छत के तापमान को, जिस सतह पर वह डाला गया है, उसके तापमान को खींच लेता है और गर्म सतह को शीतल बना देता है। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों ऐसा होता है कि सूती कपड़े जो होते हैं गर्मियों में हमें पसीना बहुत अधिक आता है, तो जो सूती कपड़े होते हैं पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करते हैं। और
जिसके कारण जब वाष्पीकरण होता है तो वह जो वाष्पीकरण की क्रिया में जो कम हुई ऊर्जा होती है, जिसके कारण कपड़े हमारे जो शरीर की सतह है उससे संपर्क में होते हैं, तो जब उस कपड़े से वाष्पीकरण होता है तो वह ठंडा हो जाता है और हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करने लगता है, और जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होती है और हमारा शरीर जो है वह शीतलता महसूस करता है। वाष्पीकरण के कारण सूती कपड़ा पसीना अवशोषित करता है, और जब वह पसीना वाष्पित होता है तो उसके कारण ऊर्जा कम होती है, जिससे वह हमारे शरीर के आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हमें शीतलता महसूस होती है। और जो हमारा पसीना होता है वह वायुमंडल में आसानी से बहुत अधिक मात्रा में वाष्पित होता रहता है। किसी बर्फ़ से भरा हुआ गिलास रखा हो या बर्फीले जल या ठंडे जल से भरा हुआ गिलास, आप कोक या थर्मस की बोतल भी देख सकते हैं, कोक या पेप्सी की बोतल के भी चारों ओर देख सकते हैं कि क्या होता है, उसके चारों ओर जल की बूंदें नज़र आती हैं, बाहरी जल। तो क्या वो भीतर वाला जल बाहर आ जाता है? ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जिस बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं वह उस बर्तन की बाहरी सतह भी ठंडी हो जाती है उस अंदर के बर्फीले जल के कारण। तो बाहर जो उस बाहरी सतह के संपर्क में जो जलवाष्प के जो कण होते हैं वह भी उस सतह के संपर्क में आते हैं, बाहरी सतह जो ठंडी हुई है। ठंडी होने के कारण वह उनका तापमान कम हो जाता है और वह जो जलवाष्प है वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। तो यह वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण के दैनिक जीवन में क्या क्या हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं उसके बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, पदार्थ जो है हम जानते हैं कि मुख्य रूप से हमने पढ़ा इस अध्याय में कि 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में पदार्थ जो है वह अब जो वैज्ञानिक हैं वह 5 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक अवस्था, दूसरी अवस्था ठोस, तीसरी द्रव, चौथी गैस और 5वीं अवस्था प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में कण में जो है अत्यधिक ऊर्जा के कारण, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और बहुत उत्तेजित होते हैं। यह कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट के भीतर जो कण होते हैं वह, या नियॉन बल्ब में जो गैस भरी होती है वह प्लाज्मा के रूप में होती है, क्योंकि इसके भीतर जो कण होते हैं वो बहुत अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। वह गैसीय अवस्था से में जो कण पाए जाते हैं, जितनी उनकी गतिज ऊर्जा होती है उससे ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले कण होते हैं और यह प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। तो यह जो गैसें होती हैं नियॉन बल्ब के अंदर या नियॉन गैस भरी होती है, और फ्लोरेंस ट्यूब या ट्यूबलाइट के भीतर जो है हीलियम कोई गैस भरी होती है। जब इसमें विद्युत ऊर्जा अच्छा, इन कणों को प्लाज्मा में बदलता कौन है उसके लिए जान लें कि जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो यह गैस आयनीकृत हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, और अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर एक चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। गैस के स्वभाव के अनुसार यह प्लाज्मा एक विशेष रंग की चमक उत्पन्न करता है, और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य के चारों ओर जो तारे पाए जाते हैं उनमें भी चमक होती है, और उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा भी बनता है। तो सीधी सीधी बात है, अधिक तापमान होने के कारण जो गैस के कणों की जो गति होती है वह बहुत अधिक हो जाती है, वह आयनीकृत हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, जिससे उनकी गति बहुत अधिक हो जाती है। और आवेशित गैस के कण जो हैं वह एक तरह का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण सूर्य के चारों ओर की जो परत है या तारे हैं उनमें अधिक तापमान के कारण ऐसी प्लाज्मा बन जाती है, जिसके कारण बहुत अधिक चमक उत्पन्न होती है। एक अवस्था और होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बेक कहा गया। मतलब हमारे यहाँ के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन के बारे में आपने सुना ही होगा। दोनों ने मिलकर के एक, आइंस्टीन ने सत्येंद्रनाथ बोस के अध्ययन पर जो है वह कुछ नई तरह के पदार्थ की भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया।
यानी बेक कहा गया शॉर्ट फॉर्म में। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कर्नेल, वुल्फगैंग कैटरेल और कार्ल ई बेमैन ने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया है। मतलब उन्होंने इसका निर्माण किया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था वाले पदार्थ का। सामान्य वायु के घनत्व के 1/100वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बेक तैयार होता है। मतलब कि वायु का जो घनत्व है उसके 1/100वें भाग के बराबर, मतलब 1/100वें भाग जितना कम घनत्व वाली गैस को अगर हम बहुत ही कम तापमान पर ठंडा कर देते हैं तो उससे जो अवस्था तैयार होती है वह होती है बेक। यह चौथी और पांचवी अवस्थाएं हैं गैस की, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा अवस्था। एक बहुत अधिक गर्म होने पर और एक बहुत अधिक कम घनत्व होने पर हमें प्राप्त होती है। तो यह था आज का क्लास। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर डाउटेबल है तो बार बार देखें वीडियो को, फिर भी नहीं क्लियर होता तो आप फ़ोन करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। हमारे द्वारा दिए गए PDF फाइल को पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।